हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब 2024 बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। अब उसमें क्या होता है कि विज्ञान में फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़े परेशान करते हैं बच्चों को, और सब लोग सोचते हैं कि यार ऐसे कोई न्यूमेरिकल बता दे जो आप जो बोर्ड एग्जाम में आ ही जाए। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल्स आज मैं कराने वाला हूँ, वो 70% न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2024 में। ये मैं दावे के साथ पूरा का पूरा कह सकता हूँ। पेपर देकर आना, पेपर देने के बाद यहाँ करके कमेंट करना कि आए कि नहीं। 100% आप यही कहोगे कि आए सर, आपने जो बताया वही आए। देखिए, हमारे पास अभी एनसीईआरटी पर आधारित अग्रवाल का अनसॉल्वेड है, कक्षा 10 विज्ञान का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष कर बनाया गया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये सब कुछ है। ठीक है, वो चीज़ देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए क्या बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। और देखो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 का सेट 1 एनजे, 2020 का सेट 1 एनजे है ये हमारे पास। ठीक है, इसके हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है स्किप कर दीजिए, नहीं आता तो पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं इसमें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर मत ये कहना कि हाँ सर मेरे जो है न्यूमेरिकल छूट गए, ये छूट गए, वो छूट गए। नहीं छूटेंगे आपके, ये वीडियो देख लीजिए पूरा का पूरा, सारे के सारे आपको पता चल जाए कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, आते हैं तो हटा दीजिएगा वीडियो को, जो है स्किप करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन पूरे के पूरे देखना है। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता की गणना कीजिए। ऊपर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तल लेंस से उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ हमको दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, तो हमको क्षमता निकालनी है। लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि पी हमको पता करना है क्या होगा। तो देखो पी और एफ में क्या संबंध होता है, हम जानते हैं कि पी बराबर होता है 100/f, होता कि नहीं होता है। जब f सेंटीमीटर में दिया जाता है तब हम ये फार्मूला लगाते हैं, मीटर में दिया जाता है तो 1/f कर देते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से हमारा p मिल जाएगा, p बराबर 100, f कितना है हमारे पास 20 है, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 पंचे 10। तो हमारे पास फाइनली जो आ गई है क्षमता, वो आ गई है 5। और क्षमता किस में आती है, डायोप्टर में, यानी कि डी हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंस की क्षमता होगी वो होगी 5 डायोप्टर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। धारा हमको 10 एम्पियर दी गई है प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। देखो यहाँ पर हमको पहले दिया गया है, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। दिया है क्वेश्चन 2 दिया है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। क्या क्या दिया गया है, हमको धारा दी गई है। देखो परिपथ है, उसकी धारा कितनी है, 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर हमारी धारा है, और धारा को हम क्या कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर हमको दिया गया है 10 एम्पियर। ठीक है, और प्रति सेकंड, अच्छा टाइम भी तो हमको दिया गया है, टाइम यानी समय, समय भी हमको दिया गया है। समय हमको दिया गया है 1 सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1, तो टाइम हमको दिया गया है 1 सेकंड। ठीक है, और क्या बताया गया हमको, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n हमको निकालना है। ठीक है, चलो देखो देखो कैसे। और एक चीज़ और दी गई है हमको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो E दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हमको दिया गया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम। ये चीज़ हमको जो है दी गई है, तब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पता करनी है। देखो कैसे होगा इसको। सबसे पहले आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है, नहीं I बराबर क्या होता है, सॉरी फार्मूला में बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, I बराबर होता है Q/T। देखो यहाँ पर Q है, तो बाकी Q तो हमको पता नहीं है, तो मैं Q की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हैं Q बराबर होता है NE, तो Q की जगह पर क्या कर देंगे हम NE लिख देंगे और बटा में T हो जाएगा। तो हमारे पास जो आया है वो कितना आया है, I बराबर NE/T, NE/T। देखो यहाँ पर I था, Q की जगह पर मैंने NE लिख दिया, बटे में T है, समझ गए। चलो देखो अब यहाँ पर ये चीज़ है पूरी की पूरी। अब देखो यहाँ पर I हमको दिया गया 10। ठीक है, तो 10 लिख दो यहाँ पर। N हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। E देखो E हमारे पास है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, बटा टाइम यानी कि 1 दिया गया है। इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा n गुणा
1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 10 की 1 से कराएंगे तो हो जाएगा 10, तो n बराबर हमारे पास आएगा 10, ये गुणा में तो उधर आएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये हमारे पास जो है आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आंसर आया हमारे पास। बाकी आप अगर चाहें तो ऊपर वाले को जो है ऐसे काट करके ऊपर वाले को जैसे भाग दे दें, फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इतना आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो ये क्वेश्चन करना था। चलो अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना करनी है। एक ऑटो वाहन है, उसमें क्या है, एक दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, दर्पण कौन सा लगा, उत्तल दर्पण लगा होगा, और उत्तल दर्पण जो है उसकी वक्रता त्रिज्या है वो 6 मीटर है। जो दर्पण लगा हुआ उससे पीछे की वस्तु को देखते हैं, और जो पीछे की वस्तु है वो 6 मीटर की दूरी पर है। जो प्रतिबिंब बना है, जो दर्पण में प्रतिबिंब बना है, उसकी स्थिति और उसका आकार पता करना है। चलो देखो, पहले लिख लो, यहाँ पर दिया है। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल को समझ लिया जिसने, वो न्यूमेरिकल करने लगता है। देखो यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई है। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन देखिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हमको दी गई है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर हमको जो है वो 6 मीटर दी गई है। आप जैसे ही आर दिया जाए तो आप एफ निकाल लेना है। देखो आर दी जाए तुरंत एफ यानी फोकस निकाल लो, फोकस दूरी निकाल लो। तो आर बराबर, आर और एफ में क्या संबंध होता है, आर बराबर आपको पता है 2f होता है। आर कितना है, 6 है, और यहाँ से एफ हम निकाल लेंगे तो 2 तियां 6, यानी कि एफ बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फोकस दूरी भी आ गई है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। आगे और भी हमको कुछ दिया गया है, बताया गया है कि 6 मीटर पीछे जो आपको वस्तु को आप जो है देखते हैं, तो गाड़ी है पीछे, जो पीछे से आ रही गाड़ी जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि ये बस चल रही है, वाहन चल रहा है, ऑटो वाहन है, ऑटो वाहन के पीछे 6 मीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई बाइक है, वो यहाँ से 6 मीटर है, यानी कि जो वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति है, वस्तु की दूरी है, ऐसे लिख दो, वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी यानी यू है, वो हमको दिया गया है 6 मीटर। और क्या है, उत्तल, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में यू जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो यू बराबर हमको -6 मीटर दिया गया है। तब ठीक है, तब हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और आकार भी बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी निकालना है, तथा प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है। प्रतिबिंब का आकार हमको पता करना है कि कितना होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार यानी कि आई हमको पता करना है। ठीक है, चलो देखो अब कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंस का सूत्र लगाओ। यहाँ पर लेंस का क्यों लगाओगे, दर्पण है तो दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो f कितना है हमारे पास, 3 है, तो लिख दो यहाँ पर f है हमारे पास 3, 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u हमारे पास -6 है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1/b को बाहर निकाल लो, बराबर में हमको 1/3 दिया गया है। माइनस का इधर आएगा तो पंचांतर में चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा। इधर देखो 6 कम 6, 3 कम 3, और 6 तियां 18। ठीक है, तो हमारे पास 1/b बराबर देखो 6 7 8 9 बटा 18, 9 कम 9, 9 दूना 18, बी की 1 से गुणा होगी तो v आएगा, 2 की 1 से होगी 2। तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी 2 मीटर। ठीक है, अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। अब देखो लिख दो यहाँ पर अतः, ऐसे लिख दो कि मैं इसको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, अतः प्रतिबिंब की स्थिति आ गई हमारे पास 2 मीटर। ठीक है,
चलो आगे हमको प्रतिबिंब का आकार भी बताना है। तो आपको पता है m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। माइनस क्यों ले रहा हूँ, माइनस है इसलिए, दर्पण है इसलिए माइनस लिया है। अगर मान लीजिए लेंस होता तो फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाता। हमको m से कोई मतलब नहीं, हमें आई पता करना है। तो आई पता करना है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको आकार निकालना है। ठीक है, आकार निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2 मिनट रुकिए। यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी सी गलती लगता हुआ है मुझसे। क्या पूछा गया यहाँ पर कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार आप ऐसा कीजिए, हमको ओ तो दिया गया नहीं है, ओ कहीं पर नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, हम आई नहीं निकालेंगे तो एम निकाल लेंगे, एम यानी आवर्धन निकाल लेंगे। ठीक है, तो एम निकाल लेंगे हम यहाँ से एम, क्योंकि हमें अब जब ओ दिया जाता तब हम आई मान सकते हैं। तो मान लीजिए एम निकालना है हमें, तो इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। तो काट लो यहाँ पर थोड़ा सा, देखो एम बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू होता है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये तो कुछ पता ही नहीं है। तो एम पता है हमें, तो एम बराबर हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन यू। तो एम बराबर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम बराबर बी कितना है, 2 है, और जो यू है हमारे पास वो यू है माइनस का 6। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो m आएगा हमारे पास, 1 को 3 से भाग देने पर जो हमें मिलेगा 0.339 0.33 कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है आकार आ गया है। ठीक है, तो आकार ये हमारे पास आएगा, 1/3 भी कह सकते हो, 1/3 मीटर। ठीक है, ये क्या है, आकार है किसका, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार हमारे पास ये आया है 1/3। अब मैंने यहाँ पर आई लिख लिया था तो मिस्टेक से हो गया, क्यों, क्योंकि हमें जब ओ नहीं दिया गया था तो हम आई कैसे ले सकते हैं। तो डायरेक्ट जब आपको ओ ना दिया जाए और आपसे आई पूछे तो समझो आई नहीं बताया गया है, आपसे एम पूछा गया है। आई हम तब ले सकते थे जब हमें ओ दिया जाता, इसलिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक मुझसे हो गई, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलो आगे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लो। दूसरे का जो अथवा है उसको देख लीजिए सबसे पहले। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बोला गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी तथा क्षमता की गणना करनी है। 4 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। देखो जब भी निकट दृष्टि दोष हो तब आपको जो है, ठीक है, इसलिए आपको देखो जब निकट दृष्टि दोष हो तो आपको u ले लेना है अपनी तरफ से माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज़ आपको लेनी है जब निकट दृष्टि दोष हो तब। आप कहोगे जब दूर दृष्टि दोष हो तब क्या करेंगे, तब आपको u लेना है -25। तो u बराबर -25 लेंगे, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। चलो इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे क्या है हमारे पास। हाँ देखो हमको क्या निकालना है, हमको बताया गया है कि अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है। तो जो बी दिया गया है वो हमें दिया गया 10 मीटर, तो माइनस का 10 ले लो। ठीक है, देखो यू बी एफ आपको माइनस में लेना है जब निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो तब। ठीक है, तो हमको एफ निकालनी है, फोकस निकालनी है कि फोकस दूरी कितनी होगी, और इसकी जो है क्षमता भी निकालनी है, लेंस की क्षमता पी भी हमको पता करना है। सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो पी भी हमको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर हल डालो, यहाँ से हल करो। क्या है यहाँ पर, लेंस है तो लेंस का सूत्र लगाओ। तो लिख दो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें f जो है मिल जाएगा, देखो यहाँ से हमें f मिल जाएगा 1/f बराबर 1/b। b हमारे पास कितना है, माइनस का 10 है, तो माइनस ऊपर लिख लो, माइनस, और ये 1/इनफाइनाइट u कितना है, u हमारा माइनस का इनफाइनाइट है, देख लीजिए माइनस का इनफाइनाइट है इस तरीके से। तो ये हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/10, ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0। ठीक है, देन आप f की 1 से गुणा कराएंगे तो f आएगा, और 10 की 1 से होगी 10, तो माइनस का 10 मीटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर अतः फोकस दूरी कितनी होगी, तो लिख दो अतः लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर है। ठीक है, हमें क्षमता भी निकाल ली, हमें f पता चल गया, p, तो p देखो p बराबर, इसलिए p बराबर क्या होगा, p बराबर आप जानते हैं 100/f होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमको क्या है मीटर में दिया गया है, तो हम ये नहीं लेंगे, हम दूसरा वाला फॉर्मूला लेंगे, हम 1/f लेंगे।
ठीक है, 1/f लेंगे। देखो P बराबर क्या है हमारे पास, 1/f है, ठीक है, इसलिए P हमें पता चल जाएगा यहाँ से, देखो 1/f, f कितना है -10 है तो ऊपर माइनस लिख लो, और जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। तो 0.1 डायोप्टर हमारे पास आ जाएगी, जो क्षमता आई हमारे पास 0.1 डायोप्टर आई है, माइनस में आई है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, 0.1 डायोप्टर होगी माइनस में, ठीक है। और इसकी प्रकृति भी बतानी थी हमको, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति देखो कौन सा दोष है इसमें आपका निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष होगा तो इसका निवारण आप कौन से लेंस से करोगे, अवतल लेंस से करोगे, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी अवतल लेंस। तो इसकी प्रकृति भी हमने लिख दी है, अवतल लेंस है, इसकी क्षमता होगी -0.1 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी -10 मीटर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, देख लीजिए। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर ना आवे, तो नए तार का प्रतिरोध की गणना कीजिए। देख लीजिए, क्वेश्चन आपने कभी किया है, नहीं किया होगा, मुश्किल से ही आपने किया होगा, अगर किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं किया है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या है हम इसको समझते हैं, कुछ डायग्राम वगैरह बना करके। देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक तार है, क्या है हमारे पास, मान लीजिए PQ हमारे पास एक तार है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है A1 और इसकी जो लंबाई है वो है L1, ठीक है, ठीक है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। L1 और A1 जो है हमको दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से है। फिर क्या किया जाता है, इसी तार से क्या किया जाता है, इसी तार से जो है इसका एक 2 गुना जो है तार बनाया जाता है, इसी का 2 गुना मान लो P' और Q' जो है तार बनाया गया, इस तार का 2 गुना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या है, दुगना होगा, A2 होगा, मान लेता हूँ इसका क्षेत्रफल है वो A2 है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई L2 बराबर हो जाएगी। देखो L2 मान लेता हूँ इसकी लंबाई है। अच्छा, इसकी लंबाई जो है आपको बताया गया है कि देखो आप पढ़िए क्वेश्चन को, बताया गया है, क्या बताया गया है कि, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हाँ, बताया गया कि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, इसकी लंबाई दुगनी, यानी कि जो L2 है, ये L2 जो है, देखो पहले क्या थी, L1 थी, और इसकी दुगनी कर दो तो L1 का जो है दुगना कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी जो है दुगनी है, यानी कि L1 की दुगनी है। तो इस तरीके से हम कह सकता हूँ कि L2 बराबर जो होगा वो होगा 2L1, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ये है। तो हमको इसका प्रतिरोध पता करना है, और इसका प्रतिरोध हमको बताया गया है। देखो इसका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम है। देखो इस वाले तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसकी लंबाई L1 है, इसका क्षेत्रफल A1 है। इसका हमको क्षेत्रफल पता A2 है, और इसकी जो लंबाई है वो L1, इसकी दुगनी है, और इसका प्रतिरोध हमको नहीं पता, वो पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, माना, ठीक है, माना, ठीक है, हमको पता करना है प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या बताना है यहाँ पर, देख लेता हूँ मैं, तार का प्रतिरोध। तो मान लो तार का प्रतिरोध, माना तार का प्रतिरोध, मैं मान लेता हूँ तार का प्रतिरोध R है, इस वाले तार का प्रतिरोध R है, और R हमको निकालना है। चलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध में और लंबाई और क्षेत्रफल में क्या जो होता है, क्या संबंध होता है, वो जानते कि नहीं जानते आप जानते हैं R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो, ठीक है, रो इंटू L/A, ये चीज़ आप जानते हैं। R बराबर होता है रो इंटू L/A, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए मैं ये वाला पहला वाला जो तार है इसका मुझे प्रतिरोध निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो इस वाले तार का अगर मान लीजिए मैं प्रतिरोध, अभी मैं मान लीजिए प्रतिरोध निकालूं इस वाले तार का, तो इस वाले तार का मुझे जो प्रतिरोध दिया गया है वो 5 दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं 5 अगर लिख दूंगा, और यहाँ पर क्या है, देखो इसके रो ही होगा, ठीक है, रो प्रतिरोधकता है, और L इसकी जो लंबाई है वो क्या है, L1 है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो A1 है। तो A1 कर दो इसकी जगह पर। तो ये मान लो समीकरण मेरी A है, ठीक है, समीकरण मान लो A है, ठीक है। चलो आगे हमको मान लीजिए, देखो इसका मैंने जो है इसमें फार्मूला लगा दिया, अब इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, सेम ये वाला फार्मूला इसमें भी लगाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखो
इसमें बताया गया कि आयतन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप देख लीजिए यहाँ पर पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, बताया गया है कि उसके आयतन में भी कोई अंतर ना आवे, मतलब इसके आयतन में कोई अंतर नहीं आता है। अच्छा, आयतन में कोई अंतर नहीं आता यानी कि मैं कहने का मतलब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर रहता है। ये अगर 8 किलो का था तो ये 8 किलो का ही तार बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं इसका मान लीजिए इसका A1 और L1 जो है बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के, इसके आयतन के, यानी A2 गुणा L2 इसके बराबर होगा। अगर मुझे इसका देखो इसका क्या है आयतन निकालना है तो मैं इसको आयतन ऐसे निकालूंगा A1 गुणा L1, मतलब इसके क्षेत्रफल की लंबाई से गुणा करके, और इसका मुझे आयतन निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल A2 और L2 की गुणा करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो है इस वाले तार का ये वाला आयतन और इस वाले तार का ये वाला आयतन दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर A1 L1 बराबर A2, L2 की जगह पर आप देखेंगे अगर L2 बराबर 2L1 है, L2 की जगह पर मैं लिख दूंगा 2L1, और ये L1 से L1 कट जाएगा और हम यहाँ से देखेंगे A2 बराबर हमारा A1 है, और ये 2 गुणा में तो इधर बटे में आ जाएगा, तो हमारा जो A2 आ गया ये आ गया। चलो अब इस वाले तार पे जो है जो सेकंड वाला तार है इसका जो है उस पर जो है ये फार्मूला लगाते हैं। इसलिए R बराबर ये वाला क्या फार्मूला है हमारे पास होता है फार्मूला रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, तो R देख लीजिए इसका प्रतिरोध हमको निकालना है, इस वाले तार का प्रतिरोध तो हमको पता नहीं तो यही रखेंगे, और ये रो L, इसकी लंबाई, इस वाले तार की लंबाई कितनी है हमारे पास L2 है, कितनी है L2 है ना, तो इसकी जगह पर मैं L2 लिख दूंगा, L2 लिखिए या L1 लिखिए, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो L2 बराबर 2L1 है, तो इसकी जगह पर आप क्या करेंगे 2L1 कर देंगे। ठीक है, और ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस वाले का क्षेत्रफल A2 है, तो ऐसे करके रख दो। ठीक है, चलो अब R बराबर देखो यहाँ पर ये हमारे पास है रो और ये 2L1 अपॉन A2 की जगह पर इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं, तो जो कि आप जानते हैं ये चीज़ है, तो इस A2 की जगह पर मैं लिख दूंगा A1 बटा 2। अब ये देखो यहाँ पर R बराबर ये 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू RL1 अपॉन A1 अपॉन 2। अब R बराबर ये देखो यहाँ पर ये क्या है रो L1 अपॉन इतनी चीज़ देखिए यहाँ से ध्यान से, ये वाली चीज़ रो इंटू L1 अपॉन A1, रो इंटू L1 अपॉन A1 किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो इस पूरी की पूरी चीज़ की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख दो समीकरण A से, यहाँ से देखिए आंसर आ गया है आपका R बराबर देखो ये 2 है, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये जो है ये 5 के बराबर है। ठीक है, और बटे में हमारा कुछ नहीं तो 1 बचा होगा, और नीचे हमारा सबसे नीचे 2 है, तो देखो यहाँ पर 2 पंचे 10 बटा 1 बटा 2, सबसे नीचे ऊपर गुणा कर लेगा तो हमारे पास जो प्रतिरोध आएगा वो 10 दूना 20। ठीक है, 20 ओम आएगा। समझ गए क्वेश्चन को, ये वाली जो चीज़ थी रो इंटू L1 अपॉन A1, ये रो इंटू L1 अपॉन A1 5 के बराबर थी, तो इसकी जगह पर मैंने पूरा का पूरा क्या किया 5 लिख दिया, बाकी 2 तो सेम था, बटे में कुछ नहीं तो 1 बचा होगा, और ये बटे में सबके बटे में 2 था, ये सबसे नीचे जो ऊपर गुणा कर लेगा जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर अतः नए तार का प्रतिरोध क्या होगा 20 ओम होगा। ये चीज़ जो है आपकी आ गई है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में, आपको क्वेश्चन दिख जाए जिससे कि देखिए आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 10 ओम व R5 बराबर R6 बराबर 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3, V4, V5, V6 की गणना कीजिए। ये हमको निकालना है, हमें I1 ये I1 धाराएं निकालनी है
और B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये भी निकालना है। और बताना है कि परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए, मतलब हमको पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही ये भी बताना है। I1 I2 I3 I4 I5 और I6 ये भी बताना है। उसके साथ साथ हमको B1 B2 B3 B4 B5 और B6 भी बताना है। बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो क्या था, मैंने यूट्यूब पर इस क्वेश्चन को एक बार मैंने सर्च किया था, अभी सर्च किया हाल ही फिलहाल में मैंने सर्च किया है, तो डाउटनर पर क्या है एक वीडियो आ रही है जो कि बिल्कुल गलत इसका उत्तर बता रही है। मैं उसका जो है नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैंने नाम ले लिया। तो डाउटनेट जो है उस पर मैं उससे डाउटनेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ जो है उस वीडियो को डिलीट कर दें, क्योंकि उससे जो है गलत नॉलेज जो है लोगों के पास पहुँच रहा है, गलत सॉल्यूशन, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन बिल्कुल गलत बताया गया है, इसका सारे आंसर गलत आते हैं, सब कुछ गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिलीट कर दे यूट्यूब से। ठीक है, उस वीडियो को। देखो मैं आज आपको इसका बिल्कुल सही और बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसका शायद कहीं पर चित्र बना करके रखा हुआ था, पहले वो मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर मैंने रखा है। यहाँ पर इसको मैंने, हाँ यहाँ पर मैंने देखिए बना करके पूरा का पूरा रखा हुआ, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है क्वेश्चन पूरा हमारा। ठीक है, ये चीज़ जो है। चलो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हल डालो यहाँ पर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमको क्या बताना है, सबसे पहले तो बतानी है हमें इस पूरे के पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है, ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक है, और उसके साथों साथ हमको B1 B2 B3 ये सारी चीज़ें हमको I1 I2 I3 I6 ये सारा का सारा हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, अगर आप देखें R1 R2 और R3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, आप जानते हैं। तो ऐसे लिख लो कि भैया R1, चूँकि R1 R2 व R3 समांतर क्रम में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/RE बराबर जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि आपको पता है अगर ये समांतर क्रम में है तो कंडीशन ये होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे इसका 1/RE बराबर, देखो 1/R1। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि R1 R2 और R3 ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर R1 R2 और R3, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ जो है दिया गया है कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर हमको दिया गया 30 ओम। R1 R2 और R3 हमको 30 दिया गया है, तो R1 की जगह पर 30 लिख दो, प्लस R2 की जगह पर भी 30 लिख दो, और R3 की जगह पर भी 30 लिख दो। अब देखिए यहाँ से 1/RE बराबर, नीचे एक जैसा है तो सेम रहेगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा ना हमारे पास। देखो 3 कम 3, 3 सामन 30, RE तो हो जाएगा हमारे पास 10 कम 10 ओम। ये हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध आया है यहाँ का, इस पूरे के पूरे परिपथ का। अब यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं कि R5 और R6, ठीक है, ये भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, R5 और R6, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध हम पता करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, चूँकि R5 और R6, R5 व R6 समांतर क्रम में है, ठीक है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए, ये मान लीजिए R जो RE डैश मान लो इसको, ठीक है, डैश मान लो, क्योंकि यहाँ पर भी हम RE निकालेंगे तो इसको हम डबल डैश मान लेंगे, बराबर हो जाएगा R5 प्लस 1/R6, क्योंकि मुझे इनका ये समांतर क्रम में है ये, और इनका हम प्रतिरोध जो है निकाल रहे हैं तुल्य प्रतिरोध, तो इनको बटे में डालना पड़ेगा उल्टा करके। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा 1/RE डबल डैश बराबर R5। देखो R5 यहाँ पर मैं और चीज़ें बता दूँ आपको, तो R5 जो है और R6 जो है, ठीक है, ये कितना है, ये 40 ओम है। कितना है बेटा, 40 ओम है। तो यहाँ पर भी हमारा 40 ही होगा और यहाँ पर भी ये 40 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा तुल्य प्रतिरोध वो कितना आएगा देख लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ये चीज़ जो है एक जैसी है नीचे, तो एक जैसा लिख देंगे और एक एक हमारा 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा RE डबल डैश बराबर 20 ओम। ठीक है,
और चूंकि आप देखेंगे देखो यहाँ का जो प्रतिरोध है हमारा कितना आया बेटा 10 आया, यहाँ का जो है 10 आया, यहाँ का मैंने निकाला तो यहाँ का आया 20, और यहाँ का हमें एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमको R4 जो है वो दिया गया है कितना 10, ठीक है, ये हमको 10 दिया गया है, तो R4 हमको ये जो है ये वाला जो है 10 दिया गया है, इतनी चीज़, ठीक है, ये चीज़ें हमको दी गई हैं। अब चलो अब दूसरा पेज में ले लेता हूँ यहाँ पर इसको समझाने के लिए। देखो अब इसके बाद देखो, अतः कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध, देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि यहाँ का जो प्रतिरोध है वो कितना आया 10 आया, ठीक है, और जो यहाँ का जो प्रतिरोध है वो कितना आया 20 आया, और यहाँ का जो प्रतिरोध है वो कितना है 10 है, तो कुल कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो टोटल हम क्या करेंगे, इनको और इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है कि नहीं, टोटल पता करना तो जोड़ना तो पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारा 10 आया था तो 10 कर दो, प्लस फिर उसके बाद 20 आया, उसके बाद ये 10 हमको दिया गया था, तो इन्हें जोड़ने के बाद जो हमें कुल प्रतिरोध मिलेगा, देखो कुल प्रतिरोध बराबर, देखो 10 10 20 और 20 40, यानी कि हमारे पास जो कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा 40। इसको मैं मान लेता हूँ ये R है हमारा, ठीक है, ये R है, तो ये चीज़ हमको पता चल गई है। अच्छा हमको क्या बताना था, हमको थोड़ा ये भी बताना था कि इस पूरे के पूरे परिपथ में कुल कितनी धारा है, कि कुल कितनी प्रवाहित धारा है, वो भी हमको बताना था। तो देखो यहाँ से आ जाएगा कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I हमको पता करना था। तो देखो आप जानते हैं R बराबर क्या होता है, V/I होता है। R हमने अभी निकाला, देखो पूरा का पूरा जो टोटल, ये टोटल है, इसका मैंने टोटल जो है पूरा का पूरा प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंट जो है मैंने बताया, तो आपको 40 निकल के आया, मैंने कराया, ठीक है, तो 40 आ गया। तो कहने का मतलब ये R है ये 40 है, ठीक है, इसका विभवांतर B तो कितने वोल्ट है, 16 वोल्ट है, तो हमारा जो विभवांतर होगा वो 16 हो जाएगा। यहाँ से I हमको पता चल जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, तो इसकी आप जो है सॉल्व कराएंगे तो कितना आएगा, 40I बराबर इधर गुणा करा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो I बराबर हमारे पास आएगा 16, 40 गुणा में तो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तो काटें अगर आप तो 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो जो हमारे पास धारा आएगी वो कितनी आएगी, 2 को 5 से भाग देने पर 5 चौको 20, यानी कि हमारे पास जो धारा आ गई है वो आ गई है 0.4 एम्पियर। तो लिख दो यहाँ पर, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर 0.4 एम्पियर। यहाँ तक क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर लेगा, बट यहाँ के आगे थोड़ा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि कैसे करते हैं। हमको बताना है, ठीक है, अब हमको क्या है, देखो अब हमको बताना है B1 बराबर B2 बराबर B3, मतलब ये चीज़ें क्या होंगी, ठीक है, और हमको मतलब ये सारी चीज़ें बतानी है, और B4 बताना है क्या होगा, B5 बताना है, और B6 बताना है, और भी बहुत कुछ है, I1 है I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, I3 क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है, I4 I5 I6 ये सारा कुछ बताना है। तो देखो कैसे करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले समझो बात को, हम मान लीजिए B1 मुझे निकालना होता, तो B1 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये R1 R2 R3, तो मान लेता हूँ R1 जो है इसका विभवांतर B1 है, R2 का विभवांतर B2 है, R3 का विभवांतर B3 है, वो तो यहाँ पर बताया गया है ना एक्चुअली। तो देखो यहाँ पर, तो चूँकि R1 R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध, आप जानते हैं कि R1 R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना मैंने निकाला, 10 निकाला, कितना निकाला, 10 निकाला, तो इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, ठीक है, तथा धारा भी आपको पता है इतनी होगी। तो आप आप जो है B1 निकाल सकते हैं, B1, तो देखो B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, हाँ, चूँकि देखिए R बराबर क्या होता है, B/I होता है ना, तो यहाँ से आप B1 निकालेंगे तो हो जाएगा R × I, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका जो हमने तुल्य प्रतिरोध माना था वो माना था RE डैश, ठीक है, तो इसका जो होगा RE हम डैश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से B1 बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो RE कितना हमारे पास आया है, 10 है, ठीक है, 10 है, और I कितना हमारे पास 0.4 है,
तो यहाँ से हमारा पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो देखो यहाँ से अतः इसलिए B1 बराबर हमारे पास आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 4 वोल्ट आया, ठीक है। इसलिए देखो B1 बताया गया है कि B1 B2 और B3, यहाँ पर देखो समझो बात को, अगर इसका देखो इसका R1 का R2 और R3 ये तीनों क्या है, देखो R1 R2 और R3 ये तीनों 30 ओम के हैं। तो कहने का मतलब मैंने R1 का जो विभवांतर निकाला है वो कितना आया 4 वोल्ट आया। तो कहने का मतलब अगर ये भी ये और ये बराबर हैं तो अगर इसका आया है 4 तो इसका भी 4 ही आएगा, इसका भी 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर B1 B2 और B3 ये तीनों के तीनों कितने आएंगे 4 ही आएंगे। तो अलग अलग निकालने की क्या ज़रूरत है, इतनी ही आएंगी, हमारी आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। तो B1 B2 और B3 यहाँ का इस वाले का R1 का R2 और R3 का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 4 वोल्ट होगा, ठीक है, 4 वोल्ट होगा। बाकी हमको धारा भी तो बतानी है, धारा I1 I2 और I3 भी तो बतानी है। तो देखो धारा भी निकाल लो यहाँ पर। तो अब अगले पेज में देख लीजिए इसको। तो देखिए अब इसके बाद हमको क्या है, धारा भी तो निकालनी है ना इसकी। तो धारा आप निकाल लो। देखो B1 B2 और B3 हमारा निकल आया। अब धारा निकलेगी, धारा देखो I1 मान लीजिए मुझे निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये चीज़ें हैं I1 I2 और I3 ये बराबर हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इनका जो है प्रतिरोध बराबर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ का जो प्रतिरोध है I1 R1 R2 और R3, तो इनकी जो धारा होंगी वो भी तो बराबर होंगी ना। तो यहाँ पर देखो चूँकि आप लिख सकते हो कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर हमारा कितना है 30 है, ठीक है, ये कितनी है चीज़ 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो प्रतिरोध इनका दिया गया 30 दिया गया है और इनका विभवांतर मैंने विभवांतर अभी निकाला ना आपको। देखो यहाँ का मैंने विभवांतर बताया कि R1 R2 और R3 का जो विभवांतर होगा क्रमशः B1 B2 और B3 बराबर 4 होगा। तो कहने का मतलब इसका जो विभवांतर है B1 बराबर B2 बराबर B3 ये भी हमारा कितना है, ये 4 है। तो यहाँ पर से हम जो है धारा निकाल सकते हैं। तो देखो R बराबर क्या, देखो R1 में मान लीजिए निकालूंगा, R1 जो निकलेगा भाई R2 होगा भाई R3 होगा। तो R1 बराबर हो जाएगा हमारे पास B1 बटा I1। तो देखो यहाँ पर R1 हमारे पास 30 है, ठीक है, और B1 हमारे पास कितना है, B1 हमारे पास 4 है और I1 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 30 गुणा I1 बराबर, इसके बेटा कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर करा दें, इसकी इधर कराएंगे तो 4 आएगा। तो I1 बराबर देखो 4, ये 30 गुणा में तो उधर आएगा बट्टे में आ जाएगा। जब आप यहाँ पर भाग देंगे तो देखो 2 दूना 4, 2 कम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.133। तो I1 जो आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास 0.13 एम्पियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो I1 आया है, जो I1 आया भाई I2 होगा भाई I3 होगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा I3 बराबर होगा, ये तीनों कितने होंगे 0.13 एम्पियर होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमें क्या है B1 B2 B3 I1 I2 और I3 मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो B4 B5 B6 ये तो पता करना है ना। अब देखो यहाँ से कैसे होगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड में भी कर देता हूँ। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ का देखो, अब इस चीज़ को देखो, इसका तो काम हो गया है, पूरा का पूरा काम हो गया, अब इसी बचा है हमारे पास। तो इसका हमारे देखो, इसका मान लीजिए हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है और धारा निकालनी है। तो इसका विभवांतर क्या है B4 बताना है और I4 भी हमको बताना है यहाँ पर का। तो यहाँ पर का पहले हम समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चूँकि R4 बराबर हमें दिया गया 10 ओम, ठीक है, और इसका मान लीजिए मुझे क्या निकालना हो, विभवांतर निकालना हो। तो क्या लगाऊंगा फार्मूला, मैं फार्मूला लगाऊंगा R4 बराबर B/I। तो देखो यहाँ पर R4 कितना है हमारे पास 10 है और विभवांतर कितना है, देखो विभवांतर हमारे पास जो है, इसका तो हमको विभवांतर पता करना ना, इसका विभवांतर तुम्हें पता नहीं है। और इसका I, हाँ धारा तो हमको पता है, मैंने धारा भी निकाल के देखी है, हाँ तो निकाला, धारा कितनी आई मेरे पास 0.4, कितनी है 0.4 आई। तो धारा हमें तो पता है, तो इसकी जगह पर जो है मैं धारा की जगह पर 0.4 लिख दूंगा और इसके बेटे कुछ तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा B कम B, इसकी इधर करा दो, देखो 10 गुणा 0.4, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो B आएगा वो आएगा 4, ठीक है, 4 वोल्ट। सही है ना। आंसर देख लेता हूँ क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से आप जो है ऐसा समझो B है ना, इसका B4 मान लो, क्योंकि R4 है तो B4 में जो है करते चलो, तो B4 बराबर हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है, 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें B4 मिल गया और इसका I4 निकाल लो, इसलिए R बराबर फिर से फॉर्मूला लगाओ, R4 बराबर हो जाएगा B4 बटा I4,
तो यहाँ से जो है हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर R4 हमें कितना दिया गया है, इसका R4 हमने 10 दिया गया हमें, तो 10 बराबर B4 हमें 4 है और I4, तो देखो यहाँ से I4 की गुणा करा देंगे, इसके बेटे कुछ तो 1, इसकी कराएंगे तो हो जाएगा 10 I4, इसकी इधर करा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो I4 बराबर 4/10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ से देख सकते हैं आप जो I4 आया है वो आया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो I4 आई है धारा वो इतनी आ गई है 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे R4 मिल गया, मुझे क्या मिल गया, देखो I1 I2 और I3 और I4 तक मिल गया, बचा I5 I6 वो बचा है। अब B पर आओ तो मुझे देखो B1 भी मिल गया था, B2 भी मिल गया था, B3 भी मैंने बता दिया था। ठीक है, और अब हम बता रहे हैं आपको, देखो मैंने B1 B2 B3 बताया था, B1 B2 B3 और B4 भी मैंने बता दिया है, तो B5 और B6 बचा है बस। ठीक है, अब उस वाले पर आओ, देखो क्या है, हमें यहाँ का पता चल गया, यहाँ का I1 I2 I3 B1 B2 B3 पता चल गया, यहाँ का हमें R4 देखो B4 और I4 पता चल गया। अब इस पर आते हैं इस चीज़ पर। अब इसके लिए मुझे क्या पता करना है, देखो इसके लिए मुझे I5 और I6 ये पता करना है, और हमको क्या पता करना है, B5 और B6 ये पता करना है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, I5 और I6 बराबर मैंने क्यों लिखा भैया, क्योंकि ये और ये दोनों 40 हैं, ये वाला इसके बराबर है। ये देख सकते हैं आप कि R5 जो है R6 के बराबर है, इसका मतलब जो इसकी धारा होगी वही इसकी धारा होगी, सेम होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे R बराबर फॉर्मूला पता है, R बराबर मान लीजिए मुझे इसकी R5 निकालनी हो, सिंपल सी बात है, मुझे R5 जो इसका मान लीजिए मुझे विभांतर मुझे मान लीजिए निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ R5 का विभांतर निकालूंगा, तो R5 बराबर क्या हो जाएगा B5/I। ठीक है, तो देखो R5 हमको निकालना है ना, तो इसके R5 तो हमको दिया गया है ना, R5 कितना दिया गया, R5 नहीं लिखेंगे हम, इसका तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है उसकी जगह पर ये लिखेंगे। तो R5 मत लिखिए यहाँ पर, R5 रहने दीजिए लिखने को, इसकी जगह पर आप RE" लिख दीजिए, RE". ठीक है, इसका क्योंकि आपको तुल्य प्रतिरोध ही लगाना है, पहले से मैं लगाते आ रहा हूँ, तो इसकी जगह पर क्या लिखना है, 20 लिखना है, और ये B5 हमको पता करना है। I हमने धारा भी संपूर्ण धारा कितनी निकाली थी, यहाँ पर इस परिपथ की संपूर्ण धारा हमारी थी 0.4। ठीक है, तो इसकी जगह पर जो है आपको इस I की जगह पर आपको लिख देना है 0.4, एंड आपका आंसर आ गया है। B5 की गुणा करा दो तो B5 आ जाएगा, इसकी इधर करा दो, देखो 20 गुणा 0.4, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, और 10 दूना 20, तो कहने का मतलब B5 जो आया है वो 2 चौके 8। ठीक है, 8 वोल्ट आ गया है, सिंपल है। ठीक है, हो गया, तो इसलिए जो B5 होगा वही B6 होगा, और ये सारा का सारा मुझे जो है 8 वोल्ट आ गया हमारा। ठीक है, ये हमें जो है पता करना था। बाकी हमें को बताना है I5 I6 भी बताना है, तो आप फिर से 5 फार्मूला लगाइए। R5 मान लीजिए मैं R5 का लगाना है, तो R5 बराबर क्या हो जाएगा, B/I। ठीक है, B5/I कर दो। ठीक है, B5/I कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए मैं पीछे मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कहीं पर जो है इस चीज़ को बताया था। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले विभांतर निकाला था, उसके बाद मैंने इसकी धारा निकाली थी, तो R4 जो था इसका मैंने 10 रखा था, और B4/ ये विभांतर जो मैंने था इसका ये वाला जो मैंने निकाला है विभांतर वो रखा है। ठीक है, इसका जो विभांतर निकला वही इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको करना है। ठीक है, देखो इसका जो R5 है वो कितना है हमारे पास, R5 कितना है 40 है ना, तो 40 लिख दो। B5 कितना है 8 है बटा I, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 40I। देखो यहाँ पर I5 लिख दो। ठीक है, तो जो I5 होगा वही I6 हो जाएगा, और इसके बटे कुछ तो 8 हो जाएगी गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा I5 बराबर 8/40 गुणा में तो बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो I5 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पियर इतनी आ जाएगी धारा। ठीक है, तो जो I5 और I6 आया है, इसलिए I5 बराबर I6 बराबर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन ये आपको करना था। चलो अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। देखो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन चौथा नहीं समझ में आया तो आप मुझे जो है कमेंट कीजिए, मैं इस पर जो स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा स्पेशली इसी क्वेश्चन पर। ठीक है, कमेंट पर बताइए इसको कराना है कि नहीं कराना है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैंने समझाने का वैसे तो प्रयास किया है। ठीक है, अब वैसे तो आपको जो है
इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में आपको जो है बता दूंगा इसको, इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना करके। अभी मैंने समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। चलो कमेंट में बताना करवाना है कि नहीं करवाना है क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4। चलो अगला अथवा वाला इसका क्वेश्चन है, उसे देख लीजिए। कह रहा है कि एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है, एक विद्युतीय उपकरण है, उस पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। और इसके प्रतिरोध की भी गणना करनी है, और ये भी गणना करनी है कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यानी कितनी यूनिट खर्च होंगी, ये भी बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। पिछले वाले किसी नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमको एक क्या है, एक उपकरण है, ठीक है, उस उपकरण है, उसके ऊपर लिखा हुआ है किलोवाट। अच्छा, किलोवाट का मतलब पावर यानी शक्ति, वाट यानी कि, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य। जो पी हमको दिया गया है वो दिया गया 2.3 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट, ये चीज़ हमको दिया गया है। और क्या दिया गया है हमें, और इसमें बोला गया वोल्ट यानी विभवांतर हमको दिया गया है 230, ठीक है, 230 वोल्ट ये, ठीक है। तब हमको क्या है, तब हमको धारा निकालनी है, और इसके बाद हमको प्रतिरोध भी बताना है क्या होगा, और यूनिट भी हमको बतानी है कितनी खर्च होंगी। चलो वो चीज़ हमको सब कुछ बताना है। चलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो P बराबर क्या फार्मूला होता है, P बराबर होता है V इंटू आई। तो देखो P हमको कितना है 2.3 जो है दिया गया है, और B हमारे पास कितना है 230 है, और यहाँ से I हमको पता चल जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास 2.3 है, ये गुणा में तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका पॉइंट, इसको ऐसा कर लो, देखो 2.3 है ना इसका, तो पॉइंट ये 2.3 है, तो पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा नीचे, और नीचे हमारे पास 200, इसके बटे कुछ तो 1 ऐसे गुणा करा दीजिए, तो 1 की 23 से गुणा होगी तो 23 आ जाएगा, और इसकी करा देंगे गुणा तो हो जाएगा 2300, ठीक है। 23 कम 23, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आई बराबर हमारे पास आया कितना, 1/100, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं, तो एम्पियर में हमारा आ जाएगा, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में। तो हमारा जो आई आया है वो जो आया 0.01 एम्पियर, ठीक है, ये हमारे पास धारा आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब उस जो प्रवाहित धारा होगी, ठीक है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इतनी विद्युत एम्पियर धारा प्रवाहित होगी उस उपकरण में। चलो अब उसके बाद हमको क्या बताना था, आर भी बताना था। तो आर बराबर, देखो हमको आई पता चल गया, अब मुझे आर भी बताना है। तो आर बराबर फार्मूला होता है B/I, तो आर हमको पता चल जाएगा, और बी जो हमारे पास है, बी हमारा कितना है 230 है। आई की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 1/1000, बाकी 1/100, बाकी आप इसको भी लिख सकते हैं, मैं इसको लिखूंगा तो सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसकी तो ऊपर गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा देखो 2 3 कि 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा इतना, गुणा 100 से करा दीजिए तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 23000 ओम, ठीक है। ये हमारे पास जो है प्रतिरोध आएगा, ठीक है, हो गया। इस तरीके से करना था, क्योंकि आपको यहाँ पर शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो 230 इसके बटे कुछ तो 1, नीचे हमारे पास 1/100, सबसे नीचे सबसे ऊपर करा दिया, 1 की ऐसे करा दी इस तरीके से तो ये हमारे पास प्रतिरोध भी आ गया है, धारा भी पता चल गई। बाकी हमें यूनिट भी पता करनी है ना, कितनी यूनिट खर्च होंगी, कितनी किलोवाट। अच्छा, किलोवाट पूछा गया, यूनिट नहीं पूछा गया हमसे पूछा गया कितने किलोवाट ऊर्जा खर्च होगी। तो किलोवाट का मतलब क्या है, किलोवाट घंटा पूछा गया, किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा का मतलब होता है यूनिट पूछी गई है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है 1 यूनिट, तो उसी तरीके से हमसे जो है यूनिट पूछी गई है, कितनी यूनिट खर्च होंगी, तो यूनिट हमको पता करनी है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूनिट निकालनी है, तो यूनिट वाला फार्मूला क्या होता है, यूनिट वाला फार्मूला होता है वाट गुणा घंटा बटा 1000। देखो यूनिट आ जाएंगी वाट, कितने वाट का है भैया, 2.3 वाट का है, 2.3 घंटा, कितने घंटा, देखो यहाँ पर बताया गया कि 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। तो कहने का मतलब 10 घंटा हमको दिया गया है, और नीचे हमारे पास कितना है 1000 है, तो ये कट जाएगा। और देखो यूनिट निकाले गए फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ऊपर हमारे पास आया 2.3, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, और नीचे हमारा कितना है 100, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, ऐसे गुणा करा दीजिए, तो हमारा 1 के ऊपर गुणा होगी तो 23 आएगा, नीचे इसकी जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, इतना। तो इतनी जो है यूनिट हमारी खर्च होंगी,
तो ये हमारे पास आ गया है, ऊपर वाले को जब भाग देंगे आप तो आएगा शायद 0 पॉइंट, सो यहाँ पर जो है 23 को जो है आप जो है 1000 से जो है भाग देंगे तो कितना आएगा 0.0, तो हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.23। ठीक है, ये हमारे पास जो है यूनिट खर्च होंगी, इतनी यूनिट। ठीक है, इतनी यूनिट खर्च होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने जो है इसके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं उतने मैंने बता दिए हैं इसके। ठीक है, इसके कम से कम 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इसके 7 न्यूमेरिकल थे, बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सारे के सारे बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये चौथा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको जो है स्पेशल वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।